कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सेज दैट इंजीनियर्स ने ये जो निर्णय लिया है, ये निर्णय किसके साथ बैठने के बाद हुआ है? मीटिंग उसी दिन हुई है 10 तारीख को। किसके साथ हुई है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल and the director of medical education department of health and family welfare government of west bengal। आप सोचिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ 10 तारीख को मीटिंग करते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसी दिन बोला जाता है साइट इंस्पेक्शन करिए, और एक साइट इंस्पेक्शन भी हो जाता है। बॉडी की इंस्पेक्शन नहीं हो सकती है, बॉडी के इंस्पेक्शन में 12-12 घंटे की डिले हो रही है, मगर साइट इंस्पेक्शन तुरंत, और तुरंत नोटिस निकल जाता है, डेमोलिश कर दिया जाता है और काम शुरू किया जाता है। क्यों? स्टाफ टॉयलेट को और डॉक्टर्स के टॉयलेट को इतनी त्वरितता के साथ क्यों डेमोलिश किया गया? और जिन लोगों ने, जिन डॉक्टरों ने इस डेमोलिशन के फोटो को ट्विटर, सोशल मीडिया इत्यादि में छोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको अरेस्ट करने की धमकी दी गई, कंप्लेंट रजिस्टर किया गया कि ये सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मगर चिट्ठी झूठ नहीं बोलती। 10 तारीख की ये चिट्ठी है। आनन फानन में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स नन अदर देन चीफ मिनिस्टर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कौन हुक्म देगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री ही हुक्म दे सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के हुक्म पर अगर आप उसी दिन चिट्ठी जारी करते हैं और एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो हत्यारा होगा, मैं सीबीआई नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं पुलिस भी नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मगर मेरे में भी इतनी बुद्धि है कि जहां हत्या और बलात्कार हुआ है, हो सकता है और पूरी तरह से संभव है कि हत्यारा और बलात्कारी वो स्टाफ टॉयलेट गया होगा, खून के धब्बों को मिटाने के लिए गया होगा, अपने आप को साफ करने गया होगा। तो आपने उस क्षेत्र को तोड़ क्यों दिया? और सीबीआई अगस्त 13 को पिक्चर में आती है, और जब अगस्त 13 को सीबीआई पिक्चर में आती है, प्रोब को अपने हाथ में लेती है, तब तक ना स्टाफ टॉयलेट है और ना डॉक्टर्स की टॉयलेट है, क्योंकि उन्हें 10 तारीख को ही आनन फानन में इंस्पेक्शन करा करके तोड़ दिया गया है। ये ममता बनर्जी की कॉम्प्लिसिटी के बगैर, विनीत गोयल जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके कॉम्प्लिसिटी के बगैर संभव नहीं है। और जब तक ममता जी और विनीत गोयल जी कमिश्नर और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब तक एक फेयर ट्रायल संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही ये कहती है कि स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोस्ट फॉर अ फेयर ट्रायल एंड जस्टिस टू द विक्टिम। दूसरी बात है, मैं ये मांग करता हूं कि ममता जी और विनीत गोयल जी के बीच जो भी टेलीफोनिक वार्ता 72 आवर्स ऑफ द हीनियस क्राइम में हुए हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड को रिट्रीव किए जाए, कितनी बार फोन हुए हैं और उनमें किस प्रकार की बातचीत हुई है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इस पर भी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, जहां तक कुछ खिलाड़ियों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का सवाल है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हां, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं ना कहीं इन दोनों ने राजनीति की, मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूँगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हाँ, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है कि सवाल पूछेंगे, मगर मैं इस सवाल के उत्तर से बचूंगा। बाकी जनता जनार्दन है। ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब ये कौन क्या त्याग कर रहा है?
ये सब अपने अपने परिवार को जीवित रखने के लिए, परिवार के नाम को जीवित रखने के लिए ये क्या त्याग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है अखिलेश जी, सोनिया जी, लालू जी, ये सारे लोग हिंदुस्तान और हरियाणा के भलाई के लिए त्याग की बात कर रहे हैं? ये सारे लोग अपने अपने बबुआ कैसे कैसे सेट हो जाएं, इनके बच्चे कैसे कैसे ठीक जगह सेट हो जाएं, उसके लिए ये सब त्याग कर रहे हैं। ये त्याग हमारे और आपके लिए है। इनके लिए त्याग तो कोई शब्द ही नहीं है। इनके लिए तो है कि कुर्सी केवल हमारे परिवार की होनी चाहिए, बस। मुझे याद है ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब हिंदू देवी देवताओं को गाली दी थी, आम आदमी पार्टी में थे, मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आप सब आए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, आज कुछ अनूठा हुआ नहीं। गौतम जी ज्वाइन किए कांग्रेस पार्टी, लोकतांत्रिक देश है, ज्वाइन कर सकते हैं, मगर वो कुछ क्या क्या कहा था उन्होंने, मैं याद दिलाना चाहूँगा। और इट इज़ इन सिंक विथ कांग्रेस थॉट प्रोसेस। जैसी कांग्रेस की सोच है, मुझे लगता है गौतम जी ने भी जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था वैसी ही सोच है। गौतम जी ने कहा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। आप तो जानते ही हैं कांग्रेस तो मानती ही नहीं है। कांग्रेस के लिए तो सर्वे सर्वा गांधी परिवार ही है। तो जैसे कांग्रेस वैसे ही गौतम जी ने पहले भी कहा था, और उन्होंने कहा था मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। तो सोनिया जी भी कहती है राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो उन सोनिया जी के कहने पर एक हलफनामा, एक एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो राहुल गांधी हो या गौतम जी हो, तो दोनों ही राम के अस्तित्व को नकारते हैं। तो आज दोनों मौसेरे भाइयों का मिलाप हो गया है जो राम को नहीं मानते हैं। और तीसरी बात जो कहा था गौतम जी ने कि ये गौरी गणपति कौन है, गणपति जी, ये गणपति आदि हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। ये गणपति जी कौन है आपको महाराष्ट्र बताएगा। गौतम जी, आपने कहा ना गणपति जी कौन है, मैं उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा, उनको नहीं मानता हूं। राहुल जी, आप भी गणपति जी को नहीं मानते हैं, मैं जानता हूं। और मैं इस पोजीशन से आज महाराष्ट्र से एक सवाल करता हूं। महाराष्ट्र के मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोगों के कारण आज पूरे विश्व में धूमधाम से हम सब गणपति जी को मानते हैं, मगर जिस धूमधाम से आप लोग गणपति जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, विसर्जन करते हैं, वो एक उत्सव होता है, एक गौरव का विषय होता है सनातन के लिए। और आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ राहुल गांधी खड़े हैं जो कहते हैं गणपति कौन है, मैं तो गणपति को मानूंगा ही नहीं। तो राहुल गांधी जी का इस पे क्या कहना है? वो गणपति को मानेंगे और पूजा करेंगे, या चूंकि गौतम जी आ गए हैं राहुल जी के पास, तो महाराष्ट्र के सारे कांग्रेस के नेता अब गणपति जी की पूजा नहीं करेंगे? इसका उत्तर भी दे जरा वो। धन्यवाद।